हेडिंग डालिए किंगडम प्रोटिस्टा। लास्ट में मोनेरा में किसी को कोई डाउट? मोनेरा में किसी को कोई डाउट नहीं है ना? तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर, इसी के अंदर दूसरा टॉपिक किंगडम प्रोटिस्टा। जरा बताइए किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में किसने कॉन्सेप्ट दिया था? साइंटिस्ट का नाम क्या है? आरिफ विटेकर। आत्महत्या हो जाएगा बेटा। अर्स्टिकल है ना? तो आपका 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था अर्स्टिकल ने, वहीं पे नाम आया था किंगडम प्रोटिस्टा। तो हेडिंग डालेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। ध्यान से सुनेंगे कॉन्सेप्ट को, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार इससे एक ना एक क्वेश्चन पूछता ही है। तो किंगडम प्रोटिस्टा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाएगा। हाँ थोड़ा सा बड़ा, ज्यादा नहीं, इससे बड़ा पंजाई है। तो किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में थोड़ी चर्चा हो जाए कि किंगडम प्रोटिस्टा है क्या। बेटा इसके बारे में सबसे पहले अगर किसी ने समझाया है तो उनका नाम है बेटा अर्नस्ट हीकल। अर्नस्ट हीकल ने इसके बारे में कॉन्सेप्ट दिया है। तो आपको ये याद रखना है कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जब प्रपोज किया गया उस समय ये टर्म प्रोटिस्टा आया था। प्रोटिस्टा के अंदर याद रखो जितने भी ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट होंगे, यानी कि जिनका सेल टाइप यूकैरियोटिक होगा, और दूसरी चीज बॉडी मल्टी या यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो करेंगे, वे सारे के सारे कहां चले आएंगे? किंगडम प्रोटिस्टा में। आपकी एनसीईआरटी इस बात को लिखती है कि चाहे फिर वो कोई एल्गी ही क्यों ना हो, अरे एल्गी तो प्लांट्स में आते हैं और प्लांट्स तो बेटा मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन आपकी एनसीईआरटी 2 नाम लिखी हुई है। एक लिखा हुआ है उन्होंने क्या? क्लोरेला, और दूसरा लिखा हुआ है क्लेमाइडोमोनास। क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास के बारे में एनसीईआरटी लिखती है कि ये दोनों के दोनों एल्गी हैं, ग्रीन एल्गी हैं, लेकिन ग्रीन एल्गी होते हुए भी इनको कहां रखा गया है? किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। अरे एल्गी होंगे बाद में, पहले तो वो किसके अंदर आएंगे? प्रोटिस्टा के अंदर, क्योंकि उनका भी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यूकैरियोटिक और यूनिसेलुलर है। अरे कह दो बेटा दुनिया में चाहे कोई हो, कुछ भी रखे, अगर उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर है और सेल टाइप यूकैरियोटिक है, किधर आ जाए? प्रोटिस्टा में आ जाए। अब की बात है क्या बेटा? प्रोटिस्टा को जब आप डिफाइन करने की कोशिश करते हो तो ये लिखा जाता है कि प्रोटिस्टा 3 टाइप्स के हो सकते हैं। तो सारे के सारे प्रोटिस्टा को हम लोग 3 पार्ट में क्लासिफाई करके पढ़ेंगे। पहले वे प्रोटिस्टा जो प्लांट लाइक हैं, तो पहला जो आप इसमें क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं उसका नाम है बेटा फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। तो पहला जो इसमें टाइप आपको पढ़ाया जाता है उसका नाम है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। अरे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट का मतलब वे प्रोटिस्टा जो फोटोसिंथेसिस या ऑटोट्रॉफिक करते होंगे। दूसरे के अंदर जो पढ़ाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं बेटा सैप्रोट्रॉफिक प्रोटिस्ट। यानी सैप्रोट्रॉफिक किसका नेचर होता है? फंजाई का। बात हुई थी बेटा। तो सैप्रोट्रॉफिक प्रोटिस्ट। और तीसरा जो होता है उसको आप कह सकते हो बेटा होलोजोइक प्रोटिस्ट। यानी आपके पास 3 टाइप के प्रोटिस्ट नजर आ रहे हैं। एक वे जो फोटोसिंथेटिक वे, एक वे जो सैप्रोट्रॉफिक है, और एक वे जो होलोजोइक है। बेटा जब भी बातें होती हैं तो आप इस बात को याद रखना कि फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट यानी प्लांट लाइक प्रोटिस्टा है। ऐसे प्रोटिस्ट जो प्लांट लाइक हैं। प्लांट लाइक का मतलब उनका नेचर प्लांट के जैसे हैं, लेकिन उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर होने के कारण उनको प्रोटिस्टा में डाला गया है। ऐसे प्रोटिस्ट जो हैं जिनका नेचर तो बेटा फंजाई से मिलता जुलता है, लेकिन वो एक्चुअल में यूनिसेलुलर जैसे हैं, तो इसमें आपके आ जाएंगे क्या? स्लाइम मोल्ड्स, यानी कि ये हो जाएंगे फंगस लाइक प्रोटिस्ट। तो इनको हम लोग नाम देते हैं बेटा फंगस लाइक प्रोटिस्ट। और तीसरे, अरे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? एनिमल्स का।
यानी कि यहां पे जो आपके हैं वो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं। तो क्या आपको ये तीनों के तीनों मिल जा रहे हैं इसमें? यानी कि यार प्रोटिस्टा तो बहुत सारी क्लासिफिकेशन शो कर रहा है, एनिमल जैसा भी है, प्लांट जैसा भी है, फंगस जैसा भी है। यानी इसके बेसिस पे 3 टाइप के प्रोटिस्टा आपने क्लासिफाई किए हैं। एक वे प्रोटिस्टा जो प्लांट जैसे हैं, एक वे प्रोटिस्टा जो फंगस जैसे हैं, और एक वे प्रोटिस्टा जो एनिमल्स जैसे हैं। जरा इनका नाम भी हो जाए, अगर टर्म आ ही गया है तो जरा नाम से भी चर्चा हो जाएगा। जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं इनमें टोटल आपको 3 ग्रुप्स मिलेंगे। यानी कि जो सबसे पहला ग्रुप यहां पे आपको एनसीईआरटी पढ़ाती है उसका नाम है बेटा क्राइजोफाइटा। तो पहला जो आप पढ़ेंगे इसमें क्या पढ़ेंगे? क्राइजोफाइटा। पहला जो पढ़े वो क्या पढ़ोगे? क्राइजोफाइटा। एनसीईआरटी पत्ता नंबर 20, एनसीईआरटी के पेज नंबर 20 पे चलिए। लिखा है बेटा कहीं प्रोटिस्टा टर्म हेडिंग डाल के क्राइजोफाइटा लिखा है क्या? लिखा है ना? यानी वहीं पे आप चेक करेंगे तो वहां पे क्राइजोफाइटा के बारे में 2 बातें एनसीईआरटी ने लिखी हैं, जरा पढ़िए उसको। एक तो उन्होंने लिखा है कि क्राइजोफाइटा के अंदर डेस्मिड्स आते हैं, और उन्होंने डेस्मिड्स के बारे में कोई डिटेल नहीं दिया है। उन्होंने तो बस इतना बोला है कि डेस्मिड्स को गोल्डन एल्गी के नाम से जाना जाता है। तो आपसे तो क्वेश्चन सिर्फ इतना ही पूछ सकता है कि गोल्डन एल्गी कौन है? कह देना बेटा डेस्मिड। तो डेस्मिड को गोल्डन एल्गी के नाम से जाना जाता है। और दूसरा जो इसमें डिटेल पढ़ाई जाती है वो है बेटा डाई एटम्स। तो दूसरे नंबर पे आप डालेंगे डाई एटम्स। आपको डाई एटम्स का डिटेल पढ़ना है, लेकिन आपको डेस्मिड्स का डिटेल नहीं पढ़ना है। दूसरा जो ग्रुप यहां पे आपके आते हैं उसका नाम है बेटा डाइनोफ्लैजलेट्स। तो इसमें दूसरे जो आ रहे हैं वो है डाइनोफ्लैजलेट्स। डाइनोफ्लैजलेट्स के बारे में जब बातें होती हैं तो डाइनोफ्लैजलेट्स में सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, गोनेलेक्स। गोनेलेक्स का एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी लिखती है। और तीसरे नंबर पे जब आप बात करते हो बेटा तो तीसरे नंबर पे एक नाम आता है जिसको आप बोलते हैं क्या? यूग्लेनोइड्स। यानी कि यूग्लेनोइड्स के बारे में बात हो। यूग्लेनोइड्स के अंदर कौन आ जाएगा? यूग्लिना। तो यूग्लेनोइड्स के अंदर बेटा स्टडी करोगे आप यूग्लिना के बारे में। तो यूग्लेनोइड्स में स्टडी करते हैं यूग्लिना के बारे में। तो आपके पास तो 3 चीजें पढ़नी है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में। सबसे पहले क्राइजोफाइटा, उसके बाद डाइनोफ्लैजलेट्स, और तीसरे नंबर पे आप पढ़ेंगे क्या? यूग्लिनो या यूग्लिनोइड्स के बारे में। पक्की बात है। जरा आगे बढ़ो बेटा। जब आगे आप चलते हो तो इसमें अगली हेडिंग जो आपकी आती है वो होती है आपकी फंगस लाइक प्रोटिस्ट। फंगस लाइक प्रोटिस्ट में सिर्फ एक नाम आपकी एनसीईआरटी लिखी है, उसका नाम है स्लाइम मोल्ड्स। तो आपको इसी का डिटेल करना है कि स्लाइम मोल्ड्स होते क्या हैं। तो दूसरा डिटेल हम लोग उठाएंगे स्लाइम मोल्ड्स के बारे में कि स्लाइम मोल्ड्स क्या हैं। और तीसरा जो होलोजोइक प्रोटिस्ट में आपको पढ़ना है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं। इनके अंदर बेटा टोटल प्रोटोजुअन्स के बारे में आप पढ़ेंगे। तो ये हैं आपके प्रोटोजुअन्स, यानी कि प्रोटोजोआ की डिटेल हिस्ट्री आपको पढ़नी है होलोजोइक प्रोटिस्ट में। क्या ये तीनों आपके सामने दिखाई दे रहे हैं? यानी कि प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में क्या क्या आ जाएगा? क्राइजोफाइटा। क्राइजोफाइटा में डाई एटम्स और डेस्मिड्स, उसके अलावा डाइनोफ्लैजलेट्स, उसके अलावा पक्की बात है, यहां तक क्लियर है ना? तो आपको तो ये बातें याद रखनी है क्योंकि क्वेश्चन में पूछेगा। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट बेटा वे प्रोटिस्ट हैं जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है, लेकिन वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। अरे कुछ ऐसे भी प्रोटिस्ट हैं जो ऑटोट्रॉफिक नहीं है, वो सेप्रोट्रॉफिक है। यानी कि यार वो पहले पचा के खाते हैं, यानी कि पहले बाहर पचाते हैं और फिर खाते हैं। और इधर जो एनिमल वाले हैं वो खा के बचाते हैं। तो आपके पास तो वैरायटी है बेटा प्रोटिस्टा की। पक्की बात है, नोट हो गया ये? जरा जल्दी हाथों की गति को बढ़ाओ बेटा। अब जो मैं बोलूंगा ध्यान से सुनते जाना क्योंकि क्वेश्चंस डायरेक्ट बनते हैं इससे। तो 3 टाइप्स हम लोगों ने लिखा हुआ है। पहला टाइप लिखा हुआ है फोटोसिंथेटिक
फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, दूसरा टाइप लिखा है सैप्रोट्रॉपिक और तीसरा टाइप लिखा है होलोजोइक। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में 3 नाम याद रखने हैं, क्राइजोफाइटा, डाइनोफ्लैजेलेट्स और यूग्लेनॉइड्स। डाइएटम्स भी किसके अंदर आएगा? क्राइजोफाइटा के अंदर। और डिटेल में भी क्या पढ़ना है? डाइएटम्स। डेस्मिड के बारे में कोई जानकारी नहीं चाहिए आपको, सिर्फ आपको याद रखना है गोल्डन एल्गी। क्लियर है ना? इसके अलावा आपको सैप्रोट्रॉपिक में फंगस लाइक प्रोटिस्ट में सिर्फ एक पढ़ना है, वो है स्लाइम मोल्ड्स। और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में 4 कैटेगरीज पढ़ोगे प्रोटोजोआ के अंदर। तो प्रोटोजोअन्स को ही डील करना है, इनके अंदर 4 कैटेगरीज फिर आपको पढ़ाई जाएगी। जरा आ जाओ एक पॉइंट और सुन लो बेटा इसी के साथ। जब किंगडम प्रोटिस्टा की बात होती है तो आपको तो ये समझना है कि ये जो किंगडम प्रोटिस्टा होता है इसके बारे में एक और जानकारी, ये जानकारी ये है कि किंगडम प्रोटिस्टा दूसरे किंगडम से भी क्या करेगा? कैरेक्टर शेयर करेगा। करेगा कि नहीं? अरे करेगा कि नहीं? अभी तो आपने बोला ना कि प्रोटिस्टा तो ऐसे भी हैं जो फंगस लाइक हैं, तो यार कुछ तो कैरेक्टर शेयर कर रहा होगा फंगस के जैसे, तभी तो आपने लिखा है। प्रोटिस्टा तो ऐसे भी हैं जो एनिमल जैसे हैं, यानी कुछ तो कैरेक्टर शेयर कर रहा होगा एनिमल्स जैसा, तभी तो एनिमल जैसा प्रोटिस्टा आपने लिखा है। यानी एक चीज और याद रखो, सबसे पहले कौन आया? प्रोटिस्टा। मोनेरा, बहुत बढ़िया, हमें लगा प्रोटिस्टा आ गया। सबसे पहले कौन आया? मोनेरा। बॉडी टाइप के बेसिस पे आप बोलेंगे तो कौन आया? अरे प्रोकैरियोटिक। सेल टाइप के बेसिस पे प्रोकैरियोटिक। उसके बाद कौन आया? यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर। और यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर के बाद कौन आया? क्या है यार ये सब क्यों कर रहा है ये धोखेबाजी? अभी तक तो सही चल रहा था, इसका भी मन पढ़ाई में लगने का। यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर। और यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर के बाद कौन है? यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर। तो यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर है। क्या आपको ये बातें पता है ना? यानी कि इसमें 2 चीजें कंसीडर करी गई हैं, पहला सेल टाइप और दूसरा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बेटा क्या प्रोकैरियोटिक में मोनेरा आते हैं? तो प्रोकैरियोटिक में आपके आ जाएंगे मोनेरा। यूकैरियोटिक में कौन आएगा? यूनिसेलुलर में प्रोटिस्टा। और फिर यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर में कौन आएगा? प्लांटी, एनिमेलिया और फंजाई। तो इसमें तो तीनों आ जाएंगे, एक आ जाएगा प्लांटी, एक आ जाएगा फंजाई, एक आ जाएगा एनिमेलिया। ऐसे तो हो जाता है, लिखो कुछ और, लिख रहा है कुछ और। तो आप बस ऐसे ही बना लीजिए, इसके नीचे लिखिए एक पॉइंट, प्रोटिस्टा के नीचे आप ऐसे उसके नीचे पॉइंट लिखिए और फिर लिखो प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर, मोनेरा, फिर एरोदे के प्रोटिस्टा, फिर प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया। हो गया? इसके नीचे प्रोटिस्टा के नीचे एरोदो लिखो, प्रोटिस्टा के नीचे एरोदे के लिखिए पहला पॉइंट, नॉट वेल डिफाइंड बाउंड्रीज। नॉट वेल डिफाइंड बाउंड्रीज, इसकी बाउंड्री डिफाइन नहीं है कि किसके जैसा है किसके जैसा नहीं है, तो लिखिए नॉट वेल डिफाइंड बाउंड्रीज। दूसरा पॉइंट लिखो, शेयर similarity with other kingdom, share similarity with other kingdom।
तो ये अदर किंगडम से भी क्या करते हैं, कैरेक्टर्स शेयर करते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब आ जाइए दूसरा पॉइंट, सेकेंड पॉइंट के बारे में बात हो जाए जरा। अब यहां पे एक चीज मैं जो बताने जा रहा हूं अच्छे से सुनना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। जब प्रोटिस्टा की आप बात होती है, प्रोटिस्टा की जब चर्चा होती है, तो आपने पढ़ा कि प्रोटिस्टा के अंदर 3 टाइप्स हैं। पहला जो आप टाइप डील करते हैं उसे बोलते हो क्राइजोफाइटा। तो पहला जो आप टाइप डील करते हैं उसे बोलते हो क्राइजोफाइटा, और क्राइजोफाइटा क्या है, प्लांट लाइक प्रोटिस्टा है। पक्की बात है। इसके अलावा दूसरा इसमें प्लांट लाइक प्रोटिस्टा में दूसरा कौन आता है, डाइनोफ्लैजलेट्स। तो एक हो गए डाइनोफ्लैजलेट्स, और तीसरे नंबर पे कौन आता है बेटा, यूग्लेनॉइड्स। तो आपकी जो एनसीईआरटी है इसके यूग्लेनॉइड्स, आपकी एनसीईआरटी इसके हैबिटेट को लेकर के थोड़ा बहुत कंफ्यूज करती है। वही चीज से कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि आपको तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एक एक वर्ड के बारे में पता होना चाहिए। तो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट की हम बात कर रहे हैं, और प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में 3 टाइप आपने अभी पढ़ा है। ये जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होते हैं उसमें सबसे पहले आपका आता है क्राइजोफाइटा, दूसरे नंबर पे आते हैं डाइनोफ्लैजलेट्स, और फिर आते हैं यूग्लेनॉइड्स। बेटा यही मैं आपको क्लियर कर देता हूं, फिर मैं अलग से भी लिखवाऊंगा। अगर इनके हैबिटेट की बात हो जाए, अगर इनके हैबिटेट की बात हो, तो आपको तो याद रखना है यार, ये सारे के सारे एक्वेटिक हैं। यानी जितने भी प्लांट लाइक प्रोटिस्टा हैं सारे के सारे क्या हैं, एक्वेटिक हैं, पानी में मिलेंगे। अब आपको ये समझना है यार, पानी में भी 2 टाइप है, फ्रेश वाटर और मरीन वाटर। तो फ्रेश में कौन और मरीन में कौन, क्योंकि एनसीईआरटी प्रॉपर सेपरेट करके लिख रही है। तो जरा सुनिए, क्राइजोफाइटा के हैबिटेट के बारे में याद रखो, ये तो फ्रेश वाटर वाले भी हैं और ये तो मरीन वाटर वाले भी हैं, यानी कि दोनों ही पानी में मिलेंगे, फ्रेश में भी मिलेंगे और मरीन में भी मिलेंगे। पक्की बात है। जब बात बेटा डाइनोफ्लैजलेट्स की आती है, तो एनसीईआरटी की लाइंस देखिए, आपकी एनसीईआरटी डाइनोफ्लैजलेट्स को पेज नंबर 21 पे लिखती है कि पहला ही लाइन पढ़िए, उसमें लिखा है उन्होंने कि मोस्टली मरीन वाटर, यानी कि मोस्टली फाउंड इन मरीन वाटर। तो ये मरीन वाटर में मोस्टली पाए जाते हैं। तो सर दोनों भी तो हो सकते हैं ना, दोनों भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं। कौन, कैसे, तब मोस्टली मतलब मोस्टली लिखा है ना, तो आप उसमें अपना दिमाग नहीं यूज करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन है। ऐसा तो मैं भी लिखवा सकता था, लेकिन मैंने लिखवाया नहीं लिखवाया, क्योंकि ऑल करके वो देगा तभी तो क्वेश्चन बन पाएगा। अगर उसने डाइनोफ्लैजलेट को लिख दिया, ऑल डाइनोफ्लैजलेट आर फाउंड इन मरीन वाटर, आप तुरंत टपाक से करेंगे आंसर हाँ, और क्वेश्चन हो जाएगा गोल गोल, क्योंकि उसने तो मोस्टली लिखा है। आपको लगेगा हम तो एनसीईआरटी पढ़ के आए थे, लेकिन आपने शब्दों पे ध्यान नहीं दिया। अरे शब्दों का खेल ही है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। कभी कभी ईज और आर में भी गलती करके और आपसे नंबर छीन लेगा वो। तो आपको तो एनसीईआरटी को इतनी बारीकी से पढ़ना है कि आपको स्टेटमेंट में क्या लिखा है वही पता होना चाहिए। आप अपने मन से वहां पे ऐसा नहीं कि मोस्टली लिखा तो आप लिख दें एंड सम डाइनोफ्लैजलेट्स आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। ना बेटा, कोई जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी लिखी नहीं है, और आपको सिर्फ फॉलो क्या करना है, एनसीईआरटी। जरा इधर आ जाइए, यूग्लेनॉइड्स के बारे में। इसके बारे में क्या लिखा है, मोस्टली फाउंड इन फ्रेश वाटर लिखा है क्या? तो याद रखो रे, मोस्टली फाउंड इन फ्रेश वाटर। तो तीनों के हैबिटेट के बारे में तो जानकारी यही हो गई। अरे क्राइजोफाइटा फ्रेश और मरीन दोनों में मिलते हैं, डाइनोफ्लैजलेट मोस्टली मरीन होते हैं, और यूग्लेनॉइड्स मोस्टली फ्रेश वाटर में मिलते हैं। पक्की बात है। जरा आगे बढ़ो, अब आ जाओ, इसमें पहली हेडिंग डालो क्राइजोफाइटा। स्टेगनेंट मतलब रुका हुआ पानी, ठीक है। एक बहता हुआ पानी होता है, एक रुका हुआ पानी होता है। स्टेगनेंट वाटर को रुका हुआ पानी कहते हैं। चलिए इसमें अगली हेडिंग डालो बेटा,
क्राइजोफाइटा, क्राइजोफाइटा, एनसीईआरटी पत्ता नंबर 20 पे पहुंचेंगे आप। क्राइजोफाइटा के बारे में एनसीईआरटी ने लिखा है कि यार क्राइजोफाइटा में टोटल 2 मेंबर्स के बारे में स्टडी होगा। पहला मेंबर जो इसमें आएगा उसको आप डेस्मिड के नाम से पुकारोगे। तो पहला जो मेंबर आता है उसको हम डेस्मिड्स के नाम से पुकारते हैं, जिसके बारे में कोई डिटेल आपको नहीं पढ़ाई जाएगी। और दूसरा जो मेंबर आता है उसको हम लोग डाइएटम्स के बारे में पढ़ाते हैं। यानी डेस्मिड्स बेटा वे हैं जो गोल्डन एल्गी के नाम से फेमस हैं। अरे कह दो बेटा ये गोल्डन एल्गी हैं क्योंकि कलर इनका गोल्डन होता है। अब आ जाओ डाइएटम्स। डाइएटम्स के बारे में कुछ बातें और हो जाएं कि डाइएटम्स क्या है। डाइएटम्स का डिटेल तो आपको पढ़ना ही है। सबसे पहली बात, जब क्राइजोफाइटा के डाइएटम्स के बारे में आप बात करते हैं तो आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि ये अलग अलग शेप में होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के होते हैं। यानी कि जितने डाइएटम्स होते हैं क्या होंगे बेटा, फाउंड इन डिफरेंट डिफरेंट शेप, अलग अलग शेप के होंगे, अलग अलग आकार के होंगे। क्या सभी ने साबुनदानी देखा है? साबुन जिसमें रखा जाता है, सोप बॉक्स। जो सोप बॉक्स होता है बेटा क्या वो सबके घर में गोल गोल होता है? अरे किसी में रेक्टेंगुलर का, किसी के यहाँ गोल, तो किसी के यहाँ ओवल, तो किसी के यहाँ अलग अलग डिजाइन के होते हैं। लेकिन अगर वो साबुनदानी या सोप बॉक्स है तो उसमें 2 होगा ही होगा, एक साबुन रखने वाला, एक साबुन को ढकने वाला। अब थोड़े वीआईपी अगर घर होंगे तो वो वॉल में माउंट कर देते हैं, वो वाली बात नहीं हो रही है, हम साबुनदानी बक्से की बात कर रहे हैं। तो आप थोड़ा पुराना होके सोचेंगे तभी समझ में आएगा। अरे जैसे डिफरेंट डिफरेंट शेप के होते हैं साबुनदानी, वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट शेप के होते हैं बेटा डाइएटम्स। कह दो राउंड शेप के भी हो सकते हैं, ओवल शेप के भी हो सकते हैं, स्फेरिकल भी हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं, है ना। तो आपको तो याद रखना है रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। तो अलग अलग शेप के ये क्या होते हैं, नजर आते हैं। लेकिन शेप कोई हो, एक होगा जो नीचे रखा जाएगा, एक होगा जो ऊपर होगा। तो एक ऊपर और एक नीचे होगा बेटा, जरा ऐसे और ऐसे नजर आता है। यस, ये जो नीचे रखने वाला है ये थोड़ा छोटा होता है, और जो ऊपर से इसकी कवरिंग होती है वो उसका डब्बा थोड़ा बड़ा होता है। देखा है कि नहीं देखा? पक्की बात है। अरे पहले ऐसे साबुनदानी के डब्बे जब शादियां हुआ करती थी तो अटैचियों में भर के दूल्हे के भाई को मिला करता था, है ना। जो कोई नहीं पूछता था वही दिया जाता है। बेटा इधर देखो, अब ये जो ऊपर वाला है, जो ऊपर वाला है इसे कहते हो एपिथीका। क्या कहते हो? एपिथीका। और जो नीचे वाला है इसे क्या कहते हो? हाइपोथीका। क्या कहते हैं बेटा? हाइपोथीका। अरे आज ही से ये चीज याद रखो रे बायोलॉजी के अंदर, जो नीचे होगा हाइपो, जो ऊपर होगा एपी। यानी जहां जहां ईपी आएगा वहां वहां ऊपर, और जहां जहां हाइपो आएगा वहां वहां याद रखिए। वो प्लांट्स में भी एप्लीकेबल है और एनिमल्स में भी। तो ये टर्म आपको बायोलॉजी में बार बार मिलेंगे। बेटा बताओ रे, क्या यहाँ पे न्यूक्लियस भी होगा क्या? न्यूक्लियस होगा, यानी ये यूकैरियोटिक है, तो वेल डिफाइंड आपको क्या मिलेगा? न्यूक्लियस मिलेगा। लेकिन ये जो डब्बा है, यानी एपिथीका और हाइपोथीका आपस में खुले नहीं रहते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं। और ये जो कनेक्शन होता है, जो जुड़ाव होता है, इस जोड़ को हम लोग नाम देते हैं बेटा गर्डल। क्या नाम देते हो? गर्डल। तो ऊपर वाले साबुनदानी के डब्बे के बक्से को हम बोलते हैं एपिथीका, नीचे वाले को हाइपोथीका। दोनों जुड़े होते हैं गर्डल के थ्रू, और बीच में आपको सेंट्रली क्या दिखाई देता है? न्यूक्लियस। पक्की बात है। अब जरा इसके कुछ और पॉइंट्स सुनो। क्या इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होगा? क्या इसमें सेल वॉल होगा बेटा? होगा। अरे इसका सेल वॉल अगर प्रेजेंट है
तो किसका बना होगा? सेल वॉल बना होता है सेलुलोज प्लस सिलिका। किसका बना होता है? सेलुलोज प्लस सिलिका। तो इनका जो सेल वॉल होता है, याद रखो रे, सेल वॉल का कंपोजिशन पूछा जाता है। सेल वॉल किसका बना है? सेलुलोज प्लस सिलिका। तो सेलुलोज और सिलिका से मिलके बने हैं। आपकी एनसीईआरटी उसी डाइएटम्स क्राइजोफाइटा में पॉइंट लिख रही है कि जब भी डाइएटम्स मरेंगे, अरे सेलुलोज तो डिग्रेड डाइजेस्ट हो जाएगा, लेकिन सिलिका डिग्रेड नहीं होता है। और अगर वो डिग्रेड नहीं होगा तो सिलिका की लेयर बॉटम पे जाके जमा होनी स्टार्ट हो जाती है। जॉय से बॉटम पे सिलिका की लेयर जमा होती होती चली जाएगी, वैसे वैसे एक अर्थ बनता चला जाएगा जिसको डाइएटमेसियस अर्थ कहते हैं। अंडरलाइन करिए, उसी में है ये पॉइंट। एनसीईआरटी के पेज नंबर 20 पे ये देखो, डाइएटमेसियस अर्थ लिखा है क्या? कर लो बेटा, अंडरलाइन कर लो। ये क्वेश्चन पूछता है कि डाइएटमेसियस अर्थ किन के कारण होगा? डाइएटम्स के मरने के कारण। और क्यों होता है? क्योंकि सिलिका की डिपोजिशन उस बॉटम पे होनी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि सिलिका के बारे में एक लाइन और एनसीईआरटी ने लिखा है, सिलिका का नेचर होता है इनडेस्ट्रक्टिबल। ऐसा भी टर्म है क्या? इनडेस्ट्रक्टिबल। अरे वो डिग्रेड नहीं लिखा है, वो डाइजेस्ट नहीं लिखा है, अरे वो तो वो लिखा है जो ढूंढ ही ना पाओ। इनडेस्ट्रक्टिबल वे जो डाइजेस्ट ही नहीं हो सकते, जो डिकम्पोज ही नहीं हो सकते, वो इनडेस्ट्रक्टिबल कहलाते हैं। तो सिलिका का नेचर कैसा है बेटा? इनडेस्ट्रक्टिबल, क्योंकि वो इजिली डाइजेस्ट। पक्की बात है क्या? तो जितना वो जमा होता जाएगा उतने दूर के अर्थ को क्या नाम दोगे? डाइएटमेसियस अर्थ। और डाइएटमेसियस अर्थ के बारे में और आगे सुनो, उसी लाइन में पेज नंबर 20 पे ही एनसीईआरटी लिखती है कि इसका यूज होता है पॉलिशिंग में, इसका यूज होता है फिल्ट्रेशन में, इसका यूज होता है सिरप मेकिंग में। ये सारे प्रॉपर्टीज डाइएटम्स के बारे में एनसीईआरटी बोल रही है। बेटा एक लाइन और सुनो, एनसीईआरटी के पेज नंबर 20 पे ही क्राइजोफाइटा का दूसरा या तीसरा लाइन नीचे ऊपर से पढ़ते हुए चलेंगे। जब वहां पढ़ते हुए नीचे की तरफ आओगे तो आपको ये लाइन लिखा हुआ मिलेगा कि ये जो डाइएटम्स या क्राइजोफाइटा होते हैं, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशंस हैं। लास्ट लाइन लिखा है, हाँ, तो लास्ट लाइन देखो, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशंस है। ये भी अंडरलाइन करो क्योंकि क्वेश्चन पूछा है। इसीलिए मैं बोलता हूं एनसीईआरटी की किताब पास में होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको फील होना चाहिए कि आप कुछ भी बाहर से नहीं पढ़ रहे हो यार। और अगर कुछ भी नहीं बाहर से पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन कैसे बाहर से आ जाएगा? किताब क्यों नहीं है? हाँ, अंडा देगा। अबे बाबू लेके आया करो, घर पे क्या करेगा वो? दूर हो जाएगा तब लेके आओगे। आप लोगों का महाशय किताब कहां है? हाँ, रूम पे है। भारी हो जा रहा था बैग, कि हम पे इतना विश्वास है कि जो हम पढ़ाएंगे वो गलत हो ही नहीं सकता है, इसीलिए किताब नहीं लाओगे, है ना बेटा? धोखा हो जाएगा फिर। अरे पढ़ लो ईमानदारी से 11th, मैं बता तो रहा हूं 11th आप संभालो, 12th मैं संभाल लूंगा, क्योंकि 12th में ज्यादा टेंशन होता ही नहीं है। जितना टेंशन है वो सारा 11th में है। सारी फिजियोलॉजी सब कुछ मेनली एनसीईआरटी की बातें जो 11th की हैं वही आपको ज्यादा समझानी होती है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि 11th आप संभालो, 12th मेरे भरोसे छोड़ देना, संभलवा दूंगा। लेकिन फिजियोलॉजी वगैरह जब तक आप खुद नहीं संभालेंगे तब तक नहीं संभलेगा। इसीलिए एनसीईआरटी की किताब अगर मेरा क्लास रहे तो जरूर लेके आइए, क्योंकि मैं भी पढ़ा हूं यार, लेकिन मैं भी जाकर के घर पे एनसीईआरटी पढ़ता हूं। बिना पढ़े थोड़ी ना पढ़ा पाऊंगा आपको, ब्रह्मा थोड़ी हूं जो सब आता है। पढ़ के आता हूं तो ही पढ़ाता हूं ना। तो आपको यार एग्जाम देना है तो आपको तो हमेशा पढ़ना चाहिए, लेके हमेशा एनसीईआरटी की किताब बैठो। तो आपकी एनसीईआरटी में जो 2-3 लाइन मैंने बोली है, पहला चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशंस के नाम से जाने जाते हैं, दूसरा डाइएटमेसियस अर्थ, डाइएटम्स के
सिलिका की लेयर के डिपोजिशन के कारण होता है, और तीसरा इसके यूजेस पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन, ऑयल फिल्ट्रेशन, ये सब चीजें सिरप मेकिंग वगैरह आपको बताया गया है। पक्की बात है ना? तो जरा ये बना लियो। ये हो गया? जल्दी जल्दी जल्दी। तो आपने लिखा कि जो इनका सेल वॉल होता है वो सेल वॉल बना होता है सेलुलोज प्लस सिलिका से। और आपने सिलिका के बारे में एक पॉइंट और लिखा है कि जो सिलिका होते हैं वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होते हैं। अरे सिलिका के बारे में ही एनसीईआरटी ने लिखा है इंडेस्ट्रक्टिबल, इनडेस्ट्रक्टिबल। और ये इसका मीनिंग लिख लो, जिसका एंजाइम नहीं होता है उन्हीं को कहते हैं इंडेस्ट्रक्टिबल, और एंजाइम नहीं है तो डाइजेशन भी, डाइजेस्ट भी नहीं होगा। तो इंडेस्ट्रक्टिबल क्या है बेटा? इंडेस्ट्रक्टिबल वे है, इंडेस्ट्रक्टिबल वे है जिनका कोई एंजाइम नहीं है। तो लिख लो इंडेस्ट्रक्टिबल के नीचे ब्रैकेट में, जिसका कोई एंजाइम नहीं होता है, जिसका कोई एंजाइम नहीं होता है। पागल हो जाएगा इसको पढ़ाते हुए, पता नहीं क्या करा लिया इसे। ठीक है, चलो तो आगे हेडिंग डालो। ये हो गया, सेल वॉल लिख लिया आपने। एक पॉइंट और लिखिए सेल वॉल के आगे, दूसरा पॉइंट, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ सिलिका, due to accumulation of silica on the bottom of sea, on the bottom of sea, on the bottom of sea, they form diatomaceous earth, they form diatomaceous earth, they form diatomaceous earth। अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको, diatomaceous earth। यहां पे जो स्टोरेज होता है फूड स्टोरेज, अगला पॉइंट जो इनके केस में फूड स्टोरेज की बात आती है, फूड स्टोरेज को हम लोग बोलते हैं बेटा ल्यूकोसिन। तो फूड स्टोरेज होता है क्या? ल्यूकोसिन। तो अगला पॉइंट लिखो, फूड स्टोरेज। नहीं दिया है एनसीईआरटी में, नहीं दिया है, लेकिन आप लिखिए फूड स्टोरेज, लिखिए ल्यूकोसिन। बेटा क्या इनमें आपको फ्लैजला नजर आया है क्या? आप उनके स्ट्रक्चर में कहीं फ्लैजला देखे हो? नहीं देखे हो। अरे यार फ्लैजला क्या लिखोगे? एब्सेंट होता है। तो फ्लैजला कंप्लीटली क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। तो आप कहोगे सर मूवमेंट कैसे होता है? फिर मूवमेंट जो इनका होता है कह देना along with वाटर करेंट होगा, along with वाटर करेंट। अरे पानी का बहाव जिधर जिधर जाएगा प्लैंक्टॉन्स भी उधर उधर जाएंगे, यानी ये जो मूवमेंट है वो एक्टिव होगा कि पैसिव? पैसिव, क्योंकि कोई एनर्जी नहीं लगेगी, पैसिव मूवमेंट है बेटा। अगर एनर्जी लगती तो एक्टिव बोलते। तो ये जो मूवमेंट है वो पैसिव मूवमेंट या पैसिव प्लैंक्टोनिक मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। तो कह देना फ्लैजला नहीं है, फ्लैजला एब्सेंट है। मूवमेंट पानी के थ्रू होता है, पानी जिधर जिधर जाता है मूवमेंट उधर उधर जाएगा। हो गया इतना? क्या ये बेटा फोटोसिंथेटिक है? तो क्या इनमें न्यूट्रिशन ऑटो या हेट्रो? ऑटो। तो अगला पॉइंट लिखो न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक।
ट्रॉफिक। तो न्यूट्रिशन होता है बेटा ऑटोट्रॉफिक। यार ऑटोट्रॉफिक है तो पिगमेंट्स भी तो होगा ना। तो पिगमेंट्स में कौन कौन से पिगमेंट्स हैं? क्लोरोफिल ए। तो एक है क्लोरोफिल ए और दूसरा फ्यूकोजैंथीन। तो दूसरा याद रखो फ्यूकोजैंथीन। तो फ्यूकोजैंथीन और क्लोरोफिल ए याद रखना है। फ्यूकोजैंथीन और क्लोरोफिल ए याद रखना है। कि जितनी बातें बताई जा रही हैं आप दूसरे से कंपेयर करेंगे, चिंता की कोई बात नहीं। आप नहीं करेंगे तो मैं करवाऊंगा टेबल बनवा के। तो आप छोड़ देंगे लेकिन मैं थोड़ी छोड़ूंगा। चलिए आगे चलते हैं बेटा। एक बात बताओ यार, इतनी बातें लिख ली है तो इंपॉर्टेंस भी लिख लो। तो इंपॉर्टेंस भी लिख लो इसका। डाइएटम्स का पहला इंपॉर्टेंस ये है कि डाइएटमेसियस अर्थ बन जाता है सिलिका के डिपॉजिट होने के कारण। पहला इंपॉर्टेंस ये है। तो लिखिए फर्स्ट इंपॉर्टेंस, पहला पॉइंट, मेन प्रोड्यूसर इन द ओशंस। पहला इंपॉर्टेंस ये है कि इनको कंसीडर किया जाता है चीफ प्रोड्यूसर या मेन प्रोड्यूसर ऑफ ओशन। ओशंस के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी कराने वाले प्लैंक्टॉन्स ही हैं, क्राइजोफाइटा ही है। दूसरा पॉइंट लिखिए, इट फॉर्म डाइएटमेसियस अर्थ। इट फॉर्म डाइएटमेसियस अर्थ। इट फॉर्म डाइएटमेसियस अर्थ। तीसरा पॉइंट, यूजेस इन पॉलिशिंग। यूजेस इन पॉलिशिंग। यूजेस इन पॉलिशिंग। चौथा पॉइंट, यूज इन फिल्ट्रेशन। यूज इन फिल्ट्रेशन। पांचवा, ऑयल एक्सट्रैक्शन। ऑयल एक्सट्रैक्शन। और लास्ट में लिखो, यूज इन सिरप मेकिंग। यूज इन सिरप मेकिंग। चलिए ये बातें यहीं खत्म होती हैं। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। अगला हेडिंग डालो बेटा। ये खत्म हो गया। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डाइनोफ्लैजलेट्स। तो अगली हेडिंग डालेंगे आप डाइनोफ्लैजलेट्स। डाइनोफ्लैजलेट्स। जरा चर्चा डाइनोफ्लैजलेट्स की हो जाए। जब बात होती है डाइनोफ्लैजलेट्स की, एनसीईआरटी के पत्ता नंबर 21 पे पहुंचिए। फिगर नंबर 2.4 का ए देखो। चुके हो पहुंच बेटा? तो देखो जरा फिगर नंबर 2.4 का ए देखिए। क्या वहां डाइनोफ्लैजलेट का डायग्राम बनाया है? क्या वहां दो फ्लैजला दिखाई दे रही है? दो फ्लैजला होता है बेटा। अरे नाम से ही याद रखो रे, डाइनो मतलब दो, डाई मतलब दो, और फ्लैजलेट्स का मतलब होता है फ्लैजला। तो ऐसे मेंबर या ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें दो फ्लैजला हो वही कहलाएंगे डाइनोफ्लैजलेट्स। क्या इसके पहले आपने क्राइजोफाइटा में ये बात नोट करी है कि वो अलग अलग शेप के होते हैं? तो यहां याद रखो रे कि ये अलग अलग कलर के होते हैं। अरे वहां से वेरिएट कर रहा था तो यहां कलर वेरिएट करेगा, अलग अलग रंग बिरंगे होंगे, ब्लू, ब्राउन, रेड, येलो। तो जरा लिखो बेटा, डाइनोफ्लैजलेट्स डिफरेंट कलर्स में होते हैं, अलग अलग कलर्स के होते हैं। डिफरेंट कलर्स में क्या क्या कलर है? ब्लू, ब्राउन, रेड और येलो। ग्रीन भी दिया है, लिख लो बेटा, ग्रीन भी। पूरा रंग बिरंगा माहौल हो गया है। तो अलग अलग कलर के ये होते हैं। आपकी एनसीईआरटी कहती है
कि यार डायनोफ्लैजलेट्स का डायग्राम भी जरा देख ही लो, तब कुछ बात और समझ में आ जाए। जब डायनोफ्लैजलेट्स के डायग्राम को आप ड्रॉ करते हैं तो इसमें दो ग्रुप्स नजर आते हैं। ये दो ग्रुप्स आपको नजर आ रहा है, एक जो आपको ट्रांसवर्स नजर आएगा और एक जो आपको लॉन्गिट्यूडनल नजर आएगा। जो ऐसे है वो हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्स ग्रुप कहलाता है और जो सीधा है वो वर्टिकल या लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप्स कहलाते हैं। अरे ये लॉन्गिट्यूडनल है और वो हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्स है। तो पहले तो एनसीईआरटी की लाइंस का नाम मैं बोल दूं। एनसीईआरटी कह रही है इसको क्या हो रहे, ये है आपका लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप। तो एनसीईआरटी के हिसाब से ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप, और जो ऐसे ऐसे जा रहा है इसे आप कहेंगे क्या, ट्रांसवर्स ग्रुप। कौन सा ग्रुप, ट्रांसवर्स ग्रुप। तो टोटल ग्रुप कितने हो गए बेटा, दो। अरे ग्रुप्स के थ्रू ही तो यार फ्लैजला निकलेगा, तो यहां से फ्लैजला भी निकालो ना। तो आपको तो याद रखना है एक फ्लैजला इधर से निकल रहा है, निकल जाओ रे फ्लैजला, और एक फ्लैजला बेटा इधर से निकल रहा है, निकल जाओ रे फ्लैजला। दो फ्लैजला है। क्या दोनों यार सेम सेम के नजर आ रहे हैं? साइज उनका एक जैसा है, एक जैसा है। क्या दोनों का पोजीशन एक ही है क्या? अलग अलग, एक ट्रांसवर्स तो एक लॉन्गिट्यूडनल। आपकी एनसीईआरटी कह रही है कि यहां जो आपका सेल वॉल होता है इनके केस में ये सेलुलोज प्लस स्टिप प्लेट्स के बने होते हैं। तो इसमें स्टिप प्लेट्स नजर आता है आपको, यहां सिलिका नजर नहीं आएगा। तो याद रखिए कि इनके अंदर प्लेट्स मिलते हैं और इन प्लेट्स को हम लोग स्टिप प्लेट्स के नाम से जानते हैं। तो डायग्राम कुछ इस प्रकार आपको नजर आएगा, कुछ ऐसा सुंदर सा नजर आएगा डायग्राम। दिख रहा है आप? क्या इसमें बेटा सेल वॉल होगा कि नहीं होगा? होगा। और ये जो सेल वॉल बना है वो किसका बना है? अभी बोला है मैंने, सेलुलोज प्लस स्टिप प्लेट्स। तो जो सेल वॉल होते हैं, ये सेल वॉल यहां पे बना होगा बेटा सेलुलोज प्लस स्टिप प्लेट्स। तो सेलुलोज और स्टिप प्लेट्स मिलकर के पूरी सेल वॉल बनाते हैं। अब जरा एक पॉइंट और सुनो, क्या ये ऑटोट्रॉफिक है कि नहीं है? हे भगवान, फोटोसिंथेटिक में लिखा है ना इसको, तो बोलो ना, शर्मा कह रहे हो? ये भी ऑटोट्रॉफिक है, आपसे थोड़ी मांग के खाना खाएगा वो, टेंशन में आ जाते हो तुरंत। ये अपना खाना यार खुद बना लेगा क्योंकि ऑटोट्रॉफिक है। आपने तो ये कहा यार ऑटोट्रॉफिक होगा तो पिगमेंट्स भी होंगे। क्या क्या पिगमेंट्स होता है? अलग अलग। और जरा नाम बताओ। हाँ, बाबू चौहान। अभी बाबू चौहान नहीं, हे प्रभु। अरे यहाँ मैंने पूछा ना अलग अलग कलर होते हैं, तो मैंने बोला कि पिगमेंट्स हो, तुमने बोला कि पिगमेंट्स। हम क्या बोले, भाई नाम बताओ पिगमेंट्स का। अरे बालक, बड़े भोले हो। बाबू चौहान कलर सही है, कुछ कर गुजरोगे जीवन में, जुनून बता। चलो ये बन गया है क्या डायग्राम? नहीं बना है तो जरा बनाइए जल्दी। सर उसमें ऐसे क्या है? ऐसे ऐसे स्टिप प्लेट्स हैं, ऐसे ऐसे स्टिप प्लेट्स कहलाते हैं, सेल वॉल प्लेट। जल्दी करो जल्दी, बातें नहीं है। गंदा डायग्राम बनाने का एक अलग से कोर्स किया है लग रहा है आपको।
हाँ, वो अलग से कोर्स करके उतना गंदा डायग्राम भी कोई बना सकता है, आपने उसको भी प्रमाण दिया है बेटा। जीवन में ऐसे ही जब हम सुंदर बनाए तो तुम और उसको गंदा बना दिया करो। जुनून बता रहा है जीवन में कुछ कर गुजरोगे तुम भी। छोटा मोटा काम के लिए नहीं बने हो। चैन चुराने के लिए बने। कौन सा गैंग का नाम तुम लोग क्या रखे हो? डिसाइड नहीं किया होगा। आज ही ग्रुप बनाए चैन चुरवा गैंग। कितना उम्दा विचार है इन लोगों का। ये लोग डॉक्टर बनने जा रहे हैं, चैन चुरवा डॉक्टर। कैसे कैसे विचार जल्दी करो भाई, जल्दी करो। हो गया? जरा लिखो तो सेल वॉल, जरा लिखिए नीचे सेल वॉल लिखो। मेड अप ऑफ सेलुलोज प्लस स्टिप प्लेट्स। सेलुलोज प्लस स्टिप प्लेट्स के मिलके बने होते हैं सेल वॉल। अगला पॉइंट, न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक है, यानी बनाएगा तब खाएगा, और बनाने के लिए तो यार पिगमेंट चाहिए। ऑटोट्रॉफिक है ये, ऑक्सीजेनिक भी है ना। जब भी ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा तो ऑक्सीजन भी रिलीज करेगा, और अगर कैसा करता है तो इसी को ऑटोट्रॉफिक ऑक्सीजेनिक के नाम से जाना जाएगा। बेटा एक चीज और याद रखो, इसमें पिगमेंट्स की भी बात होती है, क्योंकि अलग अलग पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब बात पिगमेंट्स की आती है तो कह देना पिगमेंट्स में क्या क्या है। क्लोरोफिल ए है, कैरोटीन है, जैंथोफिल है, फाइकोएरिथ्रीन है। अरे वे हैं जो आप सोच नहीं सकते। तो जैंथोफिल है और फाइकोएरिथ्रीन है। जरा इनका कोई बालक या बालिका हमें कलर बताएगा। क्लोरोफिल ए का कलर कैसा? बहुत बढ़िया, ग्रीन कलर। ग्रीन में भी ब्राइट ग्रीन या ऑलिव ग्रीन? कैरोटीन का कलर ऑरेंज येलो। कौन सा येलो? जैंथोफिल का कलर येलो। क्या लो? येलो। फाइकोएरिथ्रीन बेटा रेड कलर की होती है। तो ये आपको कलर याद रखनी है। ये यही नहीं, आगे एल्गी में तो बेटा बार बार आएगा, इसीलिए इसको आज से दिमाग में बैठा लो, सेट कर लो दिमाग में पिगमेंट्स। बेटा जरा इधर फ्लैजला के बारे में जब चर्चा होती है तो बताइए जरा कि फ्लैजला जो यहां होगा 2 इन नंबर है, 2 है नंबर में, क्या एक लॉन्गिट्यूडनल है? तो एक को आप लिखोगे लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजला, और एक आपका वर्टिकल है, हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल फ्लैजला। तो एक लॉन्गिट्यूडनल या वर्टिकल और दूसरा हॉरिजेंटल फ्लैजला नजर आ रहा है। क्या जो यहां फ्लैजला है बेटा, इनके दोनों के साइज सेम है? सेम है बेटा, मटर नहीं है। तो उनकी साइज क्या है? सिमिलर है या सेम है? और दोनों फ्लैजला बेटा फंक्शनल है। बोथ फ्लैजला फंक्शनल, यानी कि दोनों काम करते हैं। अगर दोनों ही फ्लैजला फंक्शनल हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है? डाइनो फ्लैजलेट्स। पक्की बात है, नोट हो गया इतना?
चलो जल्दी समझो। और कोई समस्या हो तो बेटा पूछो। तुम तो विजन साइकिल 2 में थी ना, 1 में थी। इसमें से कितने लोग भागे विजन साइकिल 2 में? ज्यादा लोग भाग गए। फिर से दोबारा पढ़ने गए। हो गया बेटा इतना? इंपॉर्टेंस की भी बात कर लें थोड़ा, अगर हो जाए इतना तो। इसमें एक मेंबर का नाम याद रखो जिससे पूछता है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन करके आता है। जैसे आपसे पूछा डाइएट में से सर डाइएटम्स, आपसे पूछा रेड टाइप गोनेलेक्स, क्योंकि गोनेलेक्स का कलर कैसा? रेड। गोनेलेक्स है क्या? डाइनोफ्लैजेलेट। एक ही नाम याद रखना है, गोनेलेक्स। तो गोनेलेक्स बेटा होते हैं रेड कलर के। इधर आ जाओ, इंपॉर्टेंस लिखो, इंपॉर्टेंस। जब बात इंपॉर्टेंस की आती है तो सबसे पहला नाम एक एग्जांपल में आता है गोनेलेक्स। ये जो गोनेलेक्स होते हैं ये रेड कलर के होते हैं, यही रेड कलर के होते हैं, तो इन्हीं के कारण एक कंडीशन बनती है जिसको नाम देते हो रेड टाइप। और आपको तो ये टर्म याद रखना है, रेड टाइप किसके कारण हो रहा है? गोनेलेक्स के कारण। जो गोनेलेक्स या डाइनोफ्लैजेलेट है बेटा, इसमें रिप्रोडक्शन की बात आएगी तो आपको याद रखना है कि रिप्रोडक्शन मेनली ये बाइनरी फिजन के थ्रू करते हैं। इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। तो बाइनरी फिजन के थ्रू ये रिप्रोडक्शन करते हैं। बस इतना ही बातें आपको याद रखनी है। रेड टाइड इंपॉर्टेंट है, तो रेड टाइड इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अब एक चीज और, आपकी एनसीईआरटी ने लिखा है डाइनोफ्लैजेलेट्स के बारे में कि वो कुछ टॉक्सिक नेचर के भी होते हैं, टॉक्सिन्स करके लिखा है ना, टॉक्सिक नेचर के होते हैं। तो आप इसके बारे में दूसरा पॉइंट लिख रहा हूं मैं, दे प्रोड्यूस टॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो टॉक्सिन्स होते हैं टॉक्सिक नेचर के होते हैं, उसका नाम क्या है? सेक्सीटॉक्सिन। क्या ये नाम दिया है? नहीं दिया है। सेक्सीटॉक्सिन जो होते हैं ये टॉक्सिक नेचर के होते हैं, जहरीले नेचर के होते हैं। तो जब भी मछलियां इनको यूज करेंगी या ये मछलियों से टकराते हैं तो ये क्या कर देंगे? किलिंग ऑफ फिश, किलिंग ऑफ फिश, मछलियों को मार डालेंगे। और उन्हीं मछलियों को आप खाओगे बेटा, पैरालिसिस हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा बेटा। इट कॉजेज पैरालिसिस इन ह्यूमन बीइंग्स। इसीलिए आज ही से शुद्ध शाकाहारी बन जाओ ताकि कोई टेंशन ही ना रहे। जिएंगे कैसे? मछली खा के जिंदा रहोगे तुम? अरे दुनिया में खाने के लिए इतनी चीजें हैं। महाराणा प्रताप बेचारे घास खा के जिंदा रह गए, और आपको मछली और मुर्गा खाना है? अरे जीव हत्या पाप है। भगवान के शरण में जाओ। दुनिया में ये सब खाने से कुछ नहीं होना है। हो गया? जल्दी जल्दी जल्दी। तो ये हो गए आपके डाइनोफ्लैजेलेट खत्म। तीसरा हेडिंग डालो, यूग्लेनॉइड्स। तो थर्ड हेडिंग डालिएगा यूग्लेनॉइड्स। अच्छा, इसमें स्टोरेज लिखे हो? स्टोरेज लिख लो, बस एक स्टार्च अंडरलाइन भी कर लेना। स्टोरेज लिखो, फूड स्टोरेज स्टार्च। हो गया? चलो फिर आगे हेडिंग डालो,
अगली हेडिंग है यूग्लेनॉइड्स। बेटा यूग्लेनॉइड्स में आपके एनसीईआरटी ने बस एक नाम दिया है और वो है यूग्लिना। यूग्लिना सबसे पहले हैबिटेट। जब बात हैबिटेट की आती है तो एनसीईआरटी कहती है कि मोस्टली फाउंड इन फ्रेश वाटर, और उन्होंने ये भी लिखा है ना स्टैग्नेंट वाटर, तो ब्रैकेट में लिख लेना है स्टैग्नेंट, रुका हुआ पानी। सेकेंड पॉइंट यूग्लिना। जरा डायग्राम भी हो जाए यूग्लिना का। आ जाओ बेटा यूग्लिना आ जाओ। यूग्लिना के डायग्राम को जब आप ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस प्रकार नजर आता है यूग्लिना। काफी सुंदर सुनहरा भोला भाला सा है यूग्लिना। बेटा यूग्लिना इधर आ जाओ, फ्लैजला बन जाओ। फ्लैजला है, एक और फ्लैजला है। आप कहोगे यार दो फ्लैजला इसमें भी, आप इसको डाइनोफ्लैजलेट क्यों नहीं कर रहे हो? हम कहेंगे बेटा जरा एक बार फ्लैजला को अच्छे से ईमानदारी से देखो, क्या दोनों सेम हैं? नहीं, एक बड़ा तो यार क्या दोनों फंक्शनल होंगे? क्या एक ही फंक्शनल है, और एक ही फंक्शनल है तो डाइनोफ्लैजलेट थोड़ी हो जाएगा। तो याद रखिए फ्लैजला दिखने में दो है लेकिन फंक्शनल सिर्फ एक ही होता है। यहां एक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होता है जिसको फोटो रिसेप्टर्स के नाम से पुकारते हो। तो यहां एक रिसेप्टर मिलेगा जिसको आप फोटो रिसेप्टर कहते हो। बेटा क्या यूग्लिना में सेल वॉल होता है? नहीं होता है। सेल वॉल नहीं होता है। तो फिर ये क्या है? ये क्या है बेटा? ये प्रोटीन है। कौन सी प्रोटीन है? पेलिकल। तो यानी कि याद रखिएगा सेल वॉल एब्सेंट होता है और इंस्टेड ऑफ सेल वॉल क्या प्रोटीन लेयर प्रेजेंट होती है। और ये जो प्रोटीन लेयर प्रेजेंट होती है इसका नाम है बेटा पेलिकल। अंडरलाइन कर लो, क्वेश्चन पूछा है। पेलिकल प्रेजेंट है। जरा और देखो रे, इसको आपने बोला कि ये फ्लैजला है। जरा अंदर आइए, क्या इसमें न्यूक्लियस होगा? होगा। तो यहां पे आपको वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी तो मिलेंगे। क्या इसमें ऑस्मो रेगुलेशन करने के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं? इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं। अरे पानी में है तो वाटर और पीएच को मेंटेन करने के लिए, वाटर और आयंस को मेंटेन करने के लिए एक वैक्यूल प्रेजेंट होता है जिसको आप क्या बोलते हो? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो यहां पे प्रेजेंट होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। बेटा क्या इसमें आपको पिगमेंट्स भी मिलेंगे? क्या बोलो रे, पिगमेंट्स मिलेगा? मिलेगा ना। अरे ये तो ऑटोट्रॉफिक भी शो करता है, तो यहां पे आपको पिगमेंट्स भी मिलेंगे। तो यहां आपको पिगमेंट्स भी मिलेंगे जो फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करेंगे। तो यूग्लिना के अंदर ये सारी चीजें होती हैं। और इतना ही नहीं, यूग्लिना में बेटा एक स्टार्च मिलता है और उस स्टार्च का नाम पैरामाइलॉन स्टार्च कहते हैं। अंडरलाइन करना इस बात को। तो यहां जो स्टोरेज है वो स्टोरेज पैरामाइलॉन स्टार्च के नाम से जाना जाता है। अंडरलाइन करिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। पैरामाइलॉन स्टार्च। इसके पहले डाइनोफ्लैजलेट में स्टार्च था, उसके पहले वाले में ल्यूकोसिन था। तो याद करो, क्राइजोफाइटा में ल्यूकोसिन, डाइनोफ्लैजलेट में स्टार्च और यूग्लिना में क्या नाम दिया है? पैरामाइलॉन स्टार्च। तो ये है आपका
ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब ये होता है कि मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड आयंस इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर वाटर और आयंस को मेंटेन रखना ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। तो आपने पहला पॉइंट इसमें हैबिटेट लिखा था, दूसरा पॉइंट बेटा सेलर वॉलर, सेलर वॉलर एब्सेंट या प्रेजेंट? एब्सेंट। And instead of shell wall, a protein rich layer present, और एक प्रोटीन की लेयर होती है, जनरली आप इस लेयर को पेलिकल के नाम से पुकारते हैं। अब एक चीज बताओ, एक और बात बता दो लिखते लिखते, यार सेल वॉल होता है तो सेल वॉल स्ट्रक्चर को हार्ड बनाता है कि सॉफ्ट बनाता है? तो सॉफ्ट करने से कुछ हार्ड करना, हार्ड बनाता है। अरे सेल वॉल डेड है भाई, सेल वॉल कैसे होते हैं? डेड होते हैं, कंप्लीटली डेड होता है, तो वो एक शेप मेंटेन करने के लिए होता है। सेल वॉल के कारण एक प्रॉपर शेप बनता है। यूग्लिना में तो सेल वॉल है नहीं, इसके जगह पे क्या है? प्रोटीन है। तो ये जो प्रोटीन है यहाँ पे पेलिकल, ये फ्लेक्सिबल होगा कि नॉन फ्लेक्सिबल होगा? क्या होगा? फ्लेक्सिबल होगा। तो याद रखिएगा ये फ्लेक्सिबल प्रोटीन है ना, लचीला होते हैं, याद रखिएगा। तो सेल वॉल एब्सेंट होता है, इस बात को याद रखो। अब आ जाओ अगला पॉइंट, यूग्लिना के अंदर। यूग्लिना में ये जनरल बातें हम लोगों ने करी। छोटा हो जाओ यूग्लिना, इधर आ जाओ। यूग्लिना में कुछ और जनरल बातें सुनो। क्या यूग्लिना जो होता है इसमें पिगमेंट्स होते हैं? होते हैं बेटा। जरा बताओगे कौन कौन से पिगमेंट्स होंगे? पिगमेंट्स में कह दो बेटा, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होते हैं। अगर मैंने ये लिखा तो आपको तो ये पता होना चाहिए, ये तो हायर प्लांट्स के पिगमेंट्स हैं, यानी कि इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हायर प्लांट्स जैसा मिल रहा है। यानी जो जो पिगमेंट्स आपके हायर प्लांट्स में होते हैं, क्लोरोफिल ए और बी, और वही पिगमेंट यूग्लिना में है। तो लाइक एज हायर प्लांट्स, तो पिगमेंट्स के बेसिस पे ये हायर प्लांट्स जैसा दिखेगा, हायर प्लांट्स। ये स्टोरेज लिखो पैरामाइलॉन स्टार्च, स्टोरेज लिखो पैरामाइलॉन स्टार्च। फिर बात फ्लैजेला की हो जाए किसी में, क्योंकि आगे पता नहीं टाइम मिलेगा कि नहीं, तो जो जहां मिल रहा है वही करो। फ्लैजेला की भी बात यही कर लो बेटा। फ्लैजेला के बारे में आपने बोला कि फ्लैजेला 2 इन नंबर होते हैं, 2 इन नंबर होते हैं, बट अनइक्वल इन साइज, साइज में अनइक्वल होंगे। और एक बात और है, ओनली 1 फ्लैजेला फंक्शनल, आउट ऑफ 2 ओनली 1 फ्लैजेला फंक्शनल। तो 2 में से केवल एक ही फ्लैजेला क्या होगा? फंक्शनल होगा। ये भी बात तो इंपॉर्टेंट है यार। पोजीशन भी तो बोल ही दो यहीं पे। तीसरा पॉइंट, पोजीशन के बारे में जब आप फ्लैजेला की बात करोगे, क्या दोनों एपिकल हैं? एपिकल है ना, एपेक्स पे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं है लॉन्गिट्यूडनल एक हॉरिजॉन्टल है। तो आपको याद रखना है पोजीशन कैसा है? एपिकल। दोनों ही फ्लैजेला का पोजीशन है बेटा एपिकल। तो एपिकल पोजीशन वाले फ्लैजेला।